हेलो प्रियांशु, हर्ष, माधुरी, सुमन, रजनीश, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या कोई ऐसा भी है बेटा जिसने आज का ये जो टेस्ट 1 है वो नहीं दिया हो? क्या कोई है ऐसा? सुरेश ने नहीं दिया है आज का टेस्ट, प्रियांशु ने दिया है, हर्ष ने भी नहीं दिया। बेटा हर्ष आपने क्यों नहीं दिया टेस्ट? हेलो हर्ष, आपने टेस्ट नहीं दिया है? हाँ जी बताइए बेटा। हर्ष आपने टेस्ट नहीं दिया बेटा आज? दिया है? ओके चलिए चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेस्ट था वही जो यूकेपीएससी ने हमें पैटर्न दिया है कि आपका सिलेबस ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 150 मार्क्स का होना है, फिर पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होना है, तब ओवरऑल मेरिट उससे डिसाइड होगा। ठीक है बेटा। तो इसमें हमने जो टेस्ट बनाए हैं बेटा 16 टेस्ट बनाए हैं इसके, जिसमें से पहला टेस्ट के लिए हमने जो टॉपिक रखा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ये वाला टॉपिक हमने किया था। इसमें टोटल 150 हमने क्वेश्चंस रखे थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट को रेज कराओ, लाइट को फॉल कराओ, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन बात आती है कि आपका कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालें, तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0। तो ν0 से अगर आपने कम डाला तो इजेक्शन नहीं होगा, ν0 से ज़्यादा डालने के बाद ही आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो H/ν, तो ये तो है आपका इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, आपतित जो प्रकाश होता है उसकी क्या एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, कितना डाला है आपने, उसमें से कुछ एनर्जी तो हमारा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में उसको कम करने में, उसको तोड़ने के लिए, और रिमेनिंग जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, H/ν0 को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन भी इसको कहा जाता है, जिसमें ν0 क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवर्ती। जब तक आप इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। और ये देहली आवर्ती कुछ ऐसी ही होती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जैसे आप लोगों के फिंगरप्रिंट, जैसे उसको हम आप अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी किसी भी मेटल से जिससे हमको इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करना है उस मेटल की अपनी अपनी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट आपकी पहचान, वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उस मेटल की पहचान होती है। तो उससे ज़्यादा का आपको डालना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये किस बात पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन का निकलना, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितना तुम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लोगे वो बाकी की जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना ये नहीं बढ़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना चाहते हैं निकालना, तो आपको क्या इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी या तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी या तीव्रता होती है कि हमारे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड में इस यूनिट एरिया में किसी की सरफेस का टकराते हैं। जितना यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में टकराने वाले फोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा होंगे, उतना ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या इस एनर्जी को H/ν को बढ़ाते हैं, H इसमें प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है बेटा, तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बेटा।
मेरी आवाज़ बेटा सबको क्लियर है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? मुझे बता देना आप लोग। प्रियांशु, माधुरी, सुमन, रजनीश, श्याम, हर्ष, रुचि। फास्ट तो नहीं हो रहा है बेटा? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला क्या दिया था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ और न्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्डा। c इसमें प्रकाश का वेग या लाइट वेलोसिटी कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो न्यू और लैम्डा तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यू बड़ा होगा तो लैम्डा छोटा होगा। सही है? तो ये कह रहा है या तो न्यू की बात कर रहे हैं या लैम्डा की बात करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नहीं बेटा, अगर आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करेंगे तो इससे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है? तो आप इससे क्या नंबर्स नहीं बढ़ा सकते हैं। नंबर बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। फिर दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कैन अकर एट एनी वेवलेंथ। किसी भी वेवलेंथ पर नहीं जी। तो क्या वेवलेंथ का वैल्यू हमारे किसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर हमारी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है? तो इसलिए हमने कहा कि किसी भी वेवलेंथ पर नहीं हो सकता या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है? तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड वाले पे आते हैं बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एट एनी इंसिडेंट वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये बात हमें ठीक लग रही है। अभी कहा हमने कि जितना तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही हमारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो यही बात हो गई बेटा। फोर्थ कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। नहीं जी, बिल्कुल। जितना तुम इसको ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? इसी एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका ये भी हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा बराबर hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसके चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। ये तो नहीं चेंज होगा, तो फिक्स होता है। तो आप ये वाला कह ही नहीं सकते हैं कि इसके इंडिपेंडेंट होता है। ये तो डिपेंडेंट होता है इस पर। तो हमारा ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। तो हमारे 3 ऑप्शंस सही हैं और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। इसमें बेटा किसी को कोई डाउट है तो बता दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसमें कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? ये शुरू के 3-4 क्वेश्चन हमने इसी के डाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे काफ़ी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की, इसलिए हमने भी उन टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? सेकंड वाले पे आते हैं बेटा। अभी बताया था हमने h इंटू न्यू इक्वल्स टू h इंटू न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप यहाँ बात करेंगे न्यू को बढ़ाने की, न्यू बढ़ाते बढ़ाते जब न्यू ज़ीरो के इक्वल पहुँच जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसकी यहाँ पे आप वो करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे एक पॉइंट तक तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी। जैसे ही एनर्जी इसको रीच करेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू न्यू ज़ीरो को क्रॉस करेगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उनमें काइनेटिक एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा हमारा एक ग्राफ आएगा बेटा, इस एक्सप्रेशन से आता है ये। तो ऐसा ग्राफ हमको कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इन चारों ग्राफ में से एक यही ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मान तब स्टार्ट होगा जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है? न्यू ज़ीरो के बराबर होता है बेटा। सही है? तो यहाँ से जब इतना आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अदरवाइज
इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। हिंदी वाला वर्ड बड़ा अच्छा है इसका, क्यों? देहली फ्रीक्वेंसी, ये देहली आवर्ती दहलीज से लिया गया है कि इस दहलीज को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। दूसरी इसका हो गया बेटा फर्स्ट। थर्ड वाले में आते हैं। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सैंपल इज इंक्रीज। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं कि तो इससे क्या होगा, अभी बताया था बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कुछ लोग आपके इसके पीडीएफ के लिए बोले हैं बेटा, मैंने डाल दिया पीडीएफ आपको ग्रुप में। अभी इसलिए नहीं डाला था कि कुछ बच्चों ने अभी टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं डाला था। तो अब हमने पीडीएफ डाल दिया है, और बल्कि ये जो हम सॉल्व करेंगे इसका पीडीएफ भी ये थोड़ा कलर्ड है। किसी को प्रिंट आउट लेना होगा तो ये जो अभी पीडीएफ डाला है इसका लेना, और किसी को सिर्फ पढ़ने के लिए देखना है तो ये वाला पीडीएफ, कलर्ड पीडीएफ लेना आप। ठीक है, पढ़ने के लिए इसका यूज़ करना, और वैसे प्रिंट आउट अगर निकलवाना है पेपर का तो आपको जो अभी मैंने पीडीएफ डाला है उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर पे आते बेटा। जैसे जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो हमने कहा था इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स बढ़ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ये वाला फॉर्मूले से हमने कहा था कि ये इतनी एनर्जी के बाद अगर उससे जितनी ज़्यादा तुम एनर्जी देते रहोगे, मान लो h इंटू न्यू जीरो का मान है 10 किलो जूल, आपने इसको 10 दिया तब तो इलेक्ट्रॉन बस जस्ट निकला है, उसमें भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। 11, 12, 13 जितना भी तुम 10 से ज़्यादा दोगे वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इंटेंसिटी बढ़ाने में जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स ही रहनी है, बस नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पर सेकंड स्ट्राइक करने वाले फोटोनों की संख्या, नंबर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो सभी की सेम रहनी है लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इसने यही बोला है हमसे, पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग इजेक्टेड। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहनी है, वो तो इंटेंसिटी से नहीं बढ़ती बल्कि किससे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी से बढ़ती है, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ बेटा, इसका आंसर हमारा डी हुआ। यही था आपका बेटा। कोई ऐसा होगा ना जिसमें हम यहाँ कुछ और बताएं, वो मुझे बताते रहना आप लोग कि इसका आंसर की में कहीं ऐसा ना हो कि डालने में, आंसर की डालने में कुछ गड़बड़ हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये बेटा हमारा क्या है, जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें बहुत सारी रेडिएशंस थी, अलग अलग उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेंज थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी थी कॉस्मिक रेडिएशंस की। तो पहला था कॉस्मिक रेडिएशन, फिर उसके बाद आता है बेटा गामा रेज, फिर आती हैं एक्स रेज। इन इधर से एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एक्स रेज के बाद आएगा यूवी, फिर आएगा विजिबल, फिर आएगा आईआर, आईआर के बाद आएगा आईआर के बाद आएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आएगा रेडियो वेव।
ये होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहाँ पे आता है। तो सबसे कम एनर्जी का रीजन ये है और सबसे ज़्यादा एनर्जी का रीजन कॉस्मिक वाला है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे भूत प्रेत आत्माएं जिसको तुम पढ़ते हो सुनते हो वो सारी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गामा रेज जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल निकालते हैं। फिर उसके बाद एक्सरेज जो तुम्हारे एक्सरे मशीन में आपकी एक्सरे जनरेट होती है वो। फिर यूवी लाइट जो हमारी यूवी और विजिबल लाइट जो हम सन के प्रकाश में देखते हैं, ठीक है बेटा। फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव। तो ये एनर्जी सबसे कम और ये एनर्जी कॉस्मिक वाली सबसे ज़्यादा, ठीक है। पर यहाँ पर तो कॉस्मिक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर तो एक्सरेज का ऑप्शन है और विजिबल का है, अल्ट्रावायलेट का है, रेडियो वेव का है। तो अगर इसमें पूछता सबसे, इसमें पूछा है द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बोले या फ्रीक्वेंसी बोले एक ही बात होती है बेटा, क्योंकि एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन ये होता है E बराबर H इंटू न्यू। तो जितना एनर्जी ज़्यादा उतना फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो दिए गए ऑप्शन है उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरेज की है बेटा, एक्सरे की, उसके बाद यूवी की, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर सबसे कम रेडियो वेव्स की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। और अगर ऑप्शंस में कॉस्मिक होता या गामा रेज होता फिर हमारा ऑप्शन वो होता। फिलहाल तो ऑप्शंस नहीं है तो हमें ये करना। तो ये कहाँ से कहाँ का टॉपिक है बेटा, ये है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वहाँ पढ़ा बेटा हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक था, उसमें हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट है हमारा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पढ़ा था, ये वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था आपने, उसमें सीरीज ऑफ लाइंस आई थी। फिर पहले आई थी लाइमन, फिर आई थी बामर, फिर पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये थे आपका। लाइमन जो सीरीज थी वो थी यूवी में, बामर थी विजिबल में और बाकी सब किस में थी, आईआर में थी, ठीक है, ये था। तो इसने यही पूछा है डिफरेंट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन, किस में पड़ती है, लाइमन की सीरीज ये यूवी में पड़ती है। बामर होता तो विजिबल होता ऑप्शंस, ठीक है, और बाकी का कोई होता पाशन, ब्रैकेट, फुंड, उनमें से कोई होता तो ये आईआर वाला ऑप्शंस होता। फिर लास्ट वाला क्या होता है, फार आईआर में आता है बेटा ये, ठीक है, तब वो उसमें हो जाता। तो फिलहाल हमारा लाइमन पूछा है तो लाइमन होगा यूवी रीजन में। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर क्या होता है बेटा, सपोज करो ये कोई हमारा एक्स एलिमेंट है, तो इसमें जो नीचे की तरफ हम लिखते हैं इसको Z कहते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटोनों के नंबर्स, बराबर हैं दोनों, या तो प्रोटोन कह दो नंबर ऑफ प्रोटोन या इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और ऊपर जो होता है इसे कहते हैं बेटा मास नंबर, और जो मास नंबर A होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये इन दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो इसने पूछा है कि कौन होंगे आइसोटॉप्स, जिनके Z सेम हो और जिनकी A में डिफरेंस हो। तो हमको यहाँ पर इन दोनों का Z सेम है, A डिफरेंट है, ये भी ठीक है, यानी कि ये भी आइसोटॉप्स हैं। इन दोनों का भी Z सेम है, A डिफरेंट है, ये भी आइसोटॉप्स हैं। ये इनका Z डिफरेंट हो गया बेटा और इनके जो है A का वैल्यू सेम है, ये तो आइसो बार हुए न कि आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक कौन नहीं है, नॉट, नॉट को थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, नॉट ऑफ आइसोटॉप्स पूछा है, तो कौन नहीं होगा आइसोटॉप्स, ये नहीं होंगे, तो फिर क्या होंगे ये हमारे आइसो बार्स होंगे बेटा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किस युग्म में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है इसको। तो अगर हम Na+ की बात करें, Na में 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का साइन आने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कितना बचा 10। Mg2+ में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2+ का साइन आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर भी 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हमको यही दिखाई दे रहा है बेटा, तो ऑप्शंस हमारा A होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का A। B क्यों नहीं हुआ, Al के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 चले गए तो 10 बचे बेटा इसके पास,
O के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस का साइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन्स के पास आ चुका है, दैट इज 9। तो दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, तो इसलिए हम इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है, O के पास 9 है, ये भी नहीं है। N3 माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन 18 है। तो ये सभी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सिर्फ ये ही ए ऑप्शन ही है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 2 एटम आर सेड टू बी आइसोबार। किन दो परमाणुओं को हम आइसोबार या समभारिक कह सकते हैं? समस्थानिक, हिंदी में बेटा समस्थानिक लिख दिया है, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, आप इसको करेक्ट कर लेना। हिंदी में हम इसको समभारिक कहते हैं, आइसोबार क्या होते हैं? समभारिक। आइसोटॉप होते हैं बेटा समस्थानिक को, ठीक है। तो क्या होते हैं ये आइसोबार? जिनका ए सेम हो, जो ऊपर की तरफ लिखा था, ए का मतलब मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, और जिनके लिए जेड या प्रोटॉनों के नंबर ये क्या हो, डिफरेंट हो, इनको हम आइसोबार कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या होगा? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये तो आइसोटॉप वाला ऑप्शन था, ये तो नहीं होगा। बी, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ ये कह सकते हैं बेटा। नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आइसोटॉप्स का ही है बेटा, समस्थानिकों में ही होता है। प्रोटॉन कह दो या इलेक्ट्रॉन कह दो, एक ही बात है, दोनों बराबर होते हैं, ये भी नहीं है। सी वाले में देखते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए तो प्रोटॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन तो है ही आपके, क्या न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट प्रोटॉन्स। मास नंबर का कहा था मैं, ये मास नंबर सेम होना चाहिए, और मास नंबर क्या होता है बेटा? सम, योग। किसका योग? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, चाहे प्रोटॉन डिफरेंट हो। प्रोटॉन का मतलब जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस हो जाएगा बेटा, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रेशो ऑफ चार्ज टू मास, ई बाई एम रेशो कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम पढ़ते थे हमने, जब इलेक्ट्रॉन को पढ़ा था वहाँ पर आया था इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम 1.76 10⁻11 तो था कूलम पर केजी में, और 10⁸ था कूलम पर ग्राम में। तो दो तरह से पढ़ा था हमने इसको बेटा, क्वेश्चन जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ई बाई एम का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए था 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी, या 1.76 कूलम पर ग्राम। तो ऐसा ऑप्शन हमें ए दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ये तो थोड़ा डेटा वाला क्वेश्चन है बेटा, याद रखने वाली बात है तो बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ये क्वेश्चन बेटा किस किसने किया था? क्या कोई है बेटा जिसको ये पूछना हो, इसमें कोई डाउट हो? थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें। इस क्वेश्चंस को किया था बेटा सभी ने? चलिए कोई नहीं, मैं फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। इसने कहा कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये? वेट और नंबर्स की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो होता है 9.1 10⁻⁻31 केजी में होता है, और माइनस का 28 ग्राम में होता है। तो अगर इतना ग्राम हुआ तो हम इसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने तो 1 ग्राम बोला है बेटा, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1/9.1 10⁻⁻28 10⁻⁻28 ऊपर जाएगा, प्लस का 28 बन जाएगा, 10⁻28 डिवाइड बाई 9.1। अगर हम अब इसी को 10⁻28 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 10 × 10⁻27 डिवाइड करेंगे 9.1 से, तो 9.1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.098 और 10⁻27। तो 1 ग्राम के वेट में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा?
ये ऑप्शंस हमको 1 दिखाई दे रहा है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको ऐसा, जिसका ये आंसर आ रहेगा ए ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में पहले बस बता दीजिए आप लोग, कोई डाउट है तो, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बेटा बता दीजिए आप लोग। कैसे निकाला हमने ये बताइए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? आप लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं? नो, वेरी गुड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए, बेटा सही से आपको पेपर दिखाई दे रहा है? किसी का कोई डाउट तो नहीं लग रहा है इसमें? पेपर सही से दिख रहा है आपको उसमें स्क्रीन पर? माधुरी, सुमन, रजनीश, गीता, स्क्रीन पर सही से पेपर दिख रहा है? विजिबिलिटी ठीक है बेटा, साउंड भी ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए पार्टिकल विच कैरीज ए चार्ज ऑफ 5.5 10⁻16। इतना चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा? तो इसका मतलब है कि हमको पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, तब हम इसको बता सकते हैं। बोलो हंसा। हंसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हंसा, मेरी आवाज आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमें 11 करना है बेटा। 5.5 10⁻16 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसका मतलब है पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर इतना चार्ज हुआ तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 1 कूलम में फिर कितना इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम? तो 1/1.6 10⁻⁻19। और कितने चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको? 5.5 10⁻⁻16 में। तो 5.5 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। इससे डिवाइड करेंगे, नीचे 10⁻³ आएगा, ऊपर जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा बेटा। तो 5.5 इंटू 10⁻+3 यानी कि 1000 हो गया, नीचे हो गया 1.6। 1.6 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.432 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 3432 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शंस कौन सा हुआ इसका? ऑप्शंस हुआ ए ऑप्शंस बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हुआ। कोई डाउट नहीं है इधर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्सपेरिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है उसको निकालते हैं? तो इसके लिए है बेटा, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, डेटा बेस है बेटा, इसका तो याद ही रखना पड़ेगा आपको कि हमने चार्ज का कैसे पता लगाया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो उसके लिए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग है बेटा, किसको किसके साथ मैच होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसके इक्वल होता है? 9.1 10⁻⁻31। तो ए का तो 3 होना चाहिए। फिर मास ऑफ प्रोटॉन हमने ये पढ़ा था बेटा 1.67
3 10⁻⁻27 और बी का फर्स्ट होना चाहिए। ए का 3, बी का फर्स्ट हमको बी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, बाकी में तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना सी में है, ना डी में है, ना ए में है। तो 2 चीज़ों से ही हमने इसका आंसर निकाल लिया, दैट इज़ बी। फिर भी हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैच कराना चाहें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। E/m अभी बताया था बेटा, कितना था E/m इलेक्ट्रॉन का 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। क्लियर है? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन साहब ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन थॉमसन साहब से बढ़ गई थी, लेकिन रदरफोर्ड साहब ने आकर जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया तो थॉमसन साहब के परखच्चे उड़ गए। कैसे? तो उन्होंने कहा था थॉमसन साहब ने कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने कहा कि अगर हाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे अल्फा पार्टिकल जो कि क्या होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज, वो इस एटम से एज इट इज़ निकल ही ना पाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाता। तो ये बात उनकी गलत साबित की किन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। इसीलिए उन्होंने इसको गलत प्रूव किया। इन्होंने क्या बोला था थॉमसन साहब ने कि जो आपका एटम होता है उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसका ऑप्शंस होना चाहिए बेटा, मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये थॉमसन साहब का क्या था स्टेटमेंट था, जिसको कि इन्होंने गलत साबित किया रदरफोर्ड साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित है? ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा इसका कि पॉजिटिव चार्ज जो है, हमने कहा था ना कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया तो देखा क्या, सिर्फ सेंटर से ही अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं बेटा, इधर से इधर चले गए, बाकी तो मोस्ट ऑफ द हिस्सा एटम का क्या था खाली था, जिससे ये पता चला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है एम्प्टी है। सिर्फ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर ही सेंट्रलाइज है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ये कंक्लूजन था उनका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस इस टेस्ट में कवर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 150 उपलब्ध हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए हमारी ऐप में जाना पड़ेगा, जहां पर ये केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज के नाम से उपलब्ध है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जेनेसिस ट्यूटोरियल की ऐप को डाउनलोड करेगा, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है। अगर आपका फ़ोन आईफोन है तो आपको क्लास प्लस के नाम से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिसमें ORG कोड LFCAZ डालना पड़ेगा, तब आप इस ऐप से अपने टेस्ट सीरीज का लिंक ले सकते हैं। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आप हमसे इस दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, जो कि है 8171000425। धन्यवाद।